की पैदावार में खून पसीना किसान बहाते हैं और मुनाफा आड़ती कमाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह आड़ती की कुव्वते खरीद, पीछे करप्शन का पैसा, मुल्की वईशत आड़ती माफिया के हाथों यरगमाल। महंगाई के सताए अवाम आड़ती के हाथों भी लुटने पर मजबूर। मेहनत किसान की, रेट सरकार का, मुनाफा आड़ती का। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, कोई छोटी से छोटी भी अशिया यानी अशिया खुर्दोनोश से हटकर यानी ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो अक्सर मुल्क के अंदर जो हम देख रहे हैं कि महंगाई की एक लहर है, और जब आप रिटेल के अंदर या होलसेल के अंदर किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त के लिए तो आपको पहला रीज़न ये बताया जाता है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोता जा रहा है, और हम उस वजह को मान लेते हैं और फिर हम उसके बाद हम कहते हैं जी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है क्योंकि डॉलर 300 से ऊपर चला गया। ऐसा दुरुस्त है कि महंगाई डॉलर के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में आता है। लेकिन ऐसी बहुत सी अशिया हैं जो लोकली प्रोड्यूस होती हैं और अगर ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट रखा भी जाए तो उसमें इतना खातिर खा इजाफा होना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे आज इस प्रोग्राम से कबल यानी जब मैं डिटेल के अंदर इस प्रोग्राम को करने जा रहा था तो पहले तो जो मंथली इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उनकी एक तफसीलन मैंने, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि महंगाई जो बढ़ती है इसका तनासुब मुख्तलिफ चीज़ों का इसमें क्या होता है। यानी जो CPI बास्केट जिसको हम कहते हैं, जो अगर 27% पर अगस्त 2023 में आई थी, तो जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं अगर उस बास्केट को हम तोड़ते हैं तो उसमें जो फूड इन्फ्लेशन है वो सरे फहरिस्त होती है। फूड इन्फ्लेशन के अंदर वो तमाम चीजें आती हैं जो हम खाने पीने की अशिया जिनको कहा जाता है। अब इसमें बेवरेजेस और खासतौर पर फूड, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स यानी दालें, सब्जियां, फल, और इनका जो वेटेज होता है, यानी अगर हम महंगाई की शरह 27% निकालते हैं कि इस माह इतना इजाफा हुआ है तो इसमें तकरीबन 35% जो चीजें यानी इस बास्केट में जिस बुनियाद पे महंगाई कैलकुलेट की जाती है वो खाने पीने की अशिया होती हैं। यानी अगर मुल्क में इंडिकेटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अगर देखा जाए तो वो इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि उसके बाद टोबैको, क्लोथिंग, हाउसिंग, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, मिसलेनियस, तमाम चीजें मिलकर ये 100% की बास्केट बनती है। लेकिन सबसे बड़ा हजम जो है, सबसे बड़ा हजम वो इस बास्केट में खाने पीने की अशिया का होता है। यानी हमारी जो कमाई है, आमदनी, चाहे वो कारोबार है या तनख्वाह है, उसका 35% अगर हिस्सा महंगाई की वजह से मुतासिर हो रहा है तो 35% हिस्सा खाने पीने की अशिया जिसमें सब्जियां, फल और ग्रेन्स यानी दालें शामिल हैं या दीगर अशिया जो इस वक्त होती हैं, जो उगती हैं, जो फार्मर्स काश्त करते हैं, ये शामिल होती हैं। तो 35% तो हमारी इनकम का इसमें चला जाता है, और इस 35% में इस माह पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 38% इजाफा हुआ है। यानी खाने पीने की अशिया में 38% इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में अगस्त 2023 में। तो ये नंबर्स हम अक्सर आपके सामने बताते रहते हैं, आज इसका थोड़ा सा ब्रेकअप रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम से कबल जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने मुख्तलिफ अशिया जिसमें खास तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शामिल हैं, और बिलखुसूस क्योंकि कराची से 100 से 150 मील के रेडियस के अंदर जो फसल ज्यादा उगती है उसे केला कहते हैं, और ये आपको कराची शहर में बासानी मुयस्सर भी है। इसी कीमतों में एक हैरानकुन तौर पे फर्क है। यानी अगर ये केला जो कराची से कुछ दूर या 100 से 150 मील दूर अगर ठट्टा या बदीन या इसके अतराफ घारों के इलाकों में उगता है तो इसकी जो मालियत यानी जो इसकी कीमत है शहर कराची में, उसमें और ठट्टा के बीच में जो कीमत है वो तकरीबन 80 से 85% का फर्क रखती है। 80 से 85% का फर्क रखती है। यानी अगर एक केला यहाँ 20 रुपए में आपको मिल रहा है तो यही केला तकरीबन 5 रुपए के अंदर मेन जो उसका ग्रोअर जो प्रोड्यूसर है वहां पर यह फरोख्त होता है। यानी ये जो 5 रुपए की चीज है ये अल्टीमेटली जब हमें मिलती है तो ये 20 रुपए की हो जाती है। क्या ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? यानी 15 रुपए किराया लगता है एक केले का क्या? मतलब अगर आप सोचें, अगर ये कहा जाए और कोई अगर कह रहा है कि डॉलर की वजह से बढ़ रहा है तो हम ठट्टा से केला तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम ये कोई कह रहा है कि डॉलर की वजह से बढ़ रहा है तो भाई क्या हम ठट्टा में डॉलर भेज के केला मंगा रहे हैं या हम बदीन से डॉलर भेज के केला मंगा रहे हैं एक ही सूबे के अंदर?
तो फिर ये क्यों है कि इतना फर्क है कि एक चीज जो यहाँ 20 रुपए की है वो वहां 5 रुपए की असल में बिक रही है, जो ग्रोअर बेच रहा है उससे भी कम में बेच रहा है, और 80 to 85% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और सिर्फ केला नहीं, उस इलाके के अंदर तरबूज या दीगर और जो फल उगते हैं उन तमाम की कीमतों में शहर कराची में जो आम मंडी में मुयसर या मार्केट में मुयसर कीमतें हैं 80 से 85% का फर्क मौजूद है। तो सवाल यह है कि जो ग्रोअर है उसको भी सही कीमत नहीं मिल रही उस चीज की, यानी जो उगा रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है केले को, उसको अगर 5 रुपए मिल रहे हैं और जो यहाँ खरीद रहा है वो 20 रुपए में खरीद रहा है, तो दोनों ही नाखुश हैं। खरीदने वाला महंगाई की वजह से मुतासिर हो रहा है और बेचने वाला जो कि सस्ते दाम बेचने पे मजबूर है, वो बेचने की वजह से उसको सही कीमत नहीं मिल रही जो उसने उगाया है। तो ये बीच में 15 रुपए कौन कमा रहा है आखिरकार? ये पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन यानी किराया तो नहीं लग रहा ना गाड़ी का 15 रुपए। ये बीच में एक केले के ऊपर अगर 15 रुपए कोई कमा रहा है तो वो कौन है? उस कौन का सवाल आज हम प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैं आपको PIDE की एक रिपोर्ट की तरफ लेके चलूंगा जो हमारे पास इस वक्त मौजूद भी है, जिसमें सप्लाई चेन का एक तस्करा है। और इस सप्लाई चेन से आपको और बेहतर तरीके से यह अंदाजा हो सकेगा कि किस तरीके से एक चीज जो कि उगती है, वो चाहे सब्जी हो या फल हो या दीगर अशिया जैसे टमाटर हैं, ये सब्जियों में आता है। क्योंकि मैं बात इस वक्त मजमूई तौर पे सिंध की और खासतौर पर मैंने जो रिसर्च इस प्रोग्राम से पहले की वो हमने घारो, ठट्टा, बदीन इन इलाकों की ज्यादा करी, और भी हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे चीजें। लेकिन इस सप्लाई चेन को जो PIDE ने बनाया, इसमें आप देख सकते हैं कि जब एक ग्रोअर यानी एक प्रोड्यूसर एक चीज बनाता है, मिसाल के तौर पर जहां हमने केले की बात की, अगर ठट्टा में केला उगता है, वो जब उसको बेचता है तो वहां पर उसके पास एक आरती आता है। इस आरती को मिडिलमैन कहा जाता है। इस मिडिलमैन जो फार्मर पहले से उगा रहा होता है उसको, यानी मिसाल के तौर पे केले की फसल मार्च में आनी है तो उसने जनवरी में या उससे पहले ही उस फसल को खरीद लेना है और पैसे दे देने हैं उस ग्रोअर को, और उसके बाद जब फसल आनी है तो उसने फसल को आगे सप्लाई करना है। और ये कहां जाती है आगे, इससे पहले आने से पहले आपको बताऊं कि इस सप्लाई चेन के अंदर आरती भी 2 किस्म के होता है। यानी एक ग्रोअर जो केला उगाता है उसके पास 2 तरह के आरती होते हैं। ये आरती मिडिलमैन होते हैं बेसिकली। ये वही शख्स है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि जो 5 रुपए में केला 20 रुपए में हम खरीद रहे हैं, ये जो 15 रुपए बीच में कमा रहे हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं सप्लाई चेन में। एक कच्चा आरती और एक पक्का आरती। कच्चा आरती या ब्रोकर वो होता है जो डायरेक्ट फार्मर से डील करता है। छोटा हारी, छोटा किसान 2 एकड़ 5 एकड़ की जमीन लेके बैठा हुआ है, उसके पास मेन पक्का आरती नहीं आता, जो रजिस्टर्ड होता है, कच्चा आरती आता है, और फिर वो एक डील ब्रोकर करता है और फिर वो डील वो आगे ब्रोकर करके पक्का आरती को बेचता है। फिर सप्लाई चेन को अगर आप और गौर से देखें तो फिर ये पक्का आरती, ये जो केला होता है, ये आगे बेचता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई जखीरा अंदोज है, जैसे गंदम की फसल है, तो वो जखीरा अंदोज को बेचता है। वो अगर मिल है तो मिल को बेचता है। अगर वो एंड कंज्यूमर यानी मंडी है तो वहां तक उसको पहुंचाता है। तो इस पूरे सप्लाई चेन पे अगर हम उस सप्लाई चेन को दोबारा दिखाएं तो सप्लाई चेन पे अगर हम नजर डालते हैं तो सप्लाई चेन के अंदर जो ग्रोअर बेचारा है, उस ग्रोअर का जो रोल है वो सिर्फ ये है कि वो फसल को उगाता है और उगाने से पहले ही वो आरती को बेच चुका होता है। और वो आरती भी कच्चा आरती होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, और जो रजिस्टर्ड आरती होता है फिर वो कच्चे आरती से उसको खरीदता है, और फिर ये कच्चा आरती, पक्का आरती और ये सब खेल होता है। और फिर ये कच्चा पक्का के बाद जब ये हम तक पहुंचता है तो ये 5 रुपए की चीज हमें 20 रुपए मिलती है। और हम पूछते हैं तो महंगाई क्यों हो रही है, तो हमें ये बताया जाता है कि जी डॉलर का रेट बढ़ चुका है। अब मसला ये है कि ये जो 15 से 20 रुपए कमाए जा रहे हैं, चले वो जो उसका मुनाफा है जो वो फार्मर को खरीदता है, क्योंकि अगर आप जो आज इस प्रोग्राम में डिटेल के अंदर हम फार्मर से भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, तो आपको अंदाजा होगा कि क्योंकि उसके पास कैश की किल्लत होती है, वो गरीब किसान होता है, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो इनपुट्स खरीद सके। अगर उसे केले की फसल लगानी है, अगर उसको टमाटर की फसल लगानी है, तो उसके पास खाद खरीदने के, फर्टिलाइजर खरीदने के, पानी के पैसे या कोई भी चीज के पैसे अगर नहीं होते, तो वो इस वजह से लैक ऑफ क्रेडिट की वजह से वो मजबूरी के तौर पर अपनी फसल को पहले से बेच देता है उधार के ऊपर आरती को, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और फिर वो आरती उस फसल को आगे बेचता है। फिर वो इस तरह चलते 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 जब हम तक पहुंचती है तो वो चीज 20 रुपए की हो चुकी होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान में किसी भी माशी किताब को हम लेके बैठ जाएं, इकोनॉमी थ्योरी को लेके बैठ जाएं, और वो जो साइंसदान को हो या मईशतदान को हो, ये जो समझते हैं कि हम अगर शरह सूद बढ़ा देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी इस मुल्क में, उनकी अकल पर हंस ही सकते हैं हम। क्योंकि जितना हम शरह सूद बढ़ा रहे हैं उससे आरती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो केला जितना डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है उससे भी केले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना टमाटर पे फर्क पड़ रहा है। जो फसलें आपकी यहाँ उग रही हैं उसको आरती बीच में पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के यहाँ से जा रहा है। अब आपके सामने
जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं PID का, इसके बाद आपको पाकिस्तान के टैक्स लॉज के हवाले से भी एक अहम पैराग्राफ आपको दिखा दूं। दिस इज द पार्ट 8 एग्जेम्पशन टैक्स कंसेशंस। इसके मुताबिक पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इनकम है ड्राइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो एग्जेम्पशंस टैक्स एग्रीकल्चर इनकम को हासिल है वो आपके सामने रख रहा हूं। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो टैक्स इनकम से उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत से इस्तिस्ना वैसे भी हासिल हैं, और अक्सर प्रोग्राम्स में हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों टैक्स नहीं देता और वो क्यों एग्जेम्प्ट है टैक्स से, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन GDP में तकरीबन 20% है या उससे भी ज्यादा है। तो बहुत बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, या बहुत से लोग इससे मुंसलिक है लेकिन टैक्स नहीं देता। लेकिन आप शायद हैरान ना हो ये बात सुन के कि जो बीच में 15 रुपए कमा रहे हैं केले के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन उसकी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी उसका ना FBR में कोई रिकॉर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड भी है तो एक कमीशन एजेंट के तौर पे, वो भी चंद रजिस्टर्ड है अगर आरती, तो वो कमीशन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है, जहां पर उनका जो कमीशन इनकम होता है सिर्फ वो सामने आता है। जो उसके बाद वो खेल खेलते हैं कच्चा आरती, पक्का आरती, और फिर जो स्टॉकिस्ट तक मामला जाता है, जो अरबों रुपए के मुनाफे कमाए जाते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी जो 20 रुपए में हम खरीद रहे हैं, 5 रुपए में फार्मर बेच रहा है, उसका रिकॉर्ड शायद हो। जो हम खरीद रहे हैं, जो हमें आमदनी आ रही है, उसका भी रिकॉर्ड FBR रखता हो बैंक्स में अगर हमारी सैलरी आती है। लेकिन जो 15 रुपए बीच में मुनाफा कमा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत मुसलसल सफर करती रहती है। इस आरती माफिया ने, अगर हम कहा जाए तो पाकिस्तान की मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी डिस्काउंट रेट में जितना भी इजाफा 100% भी कर दें तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं रुक सकती, क्योंकि आरती के हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई है। आरती के हाथ में वो एक्सप्लॉयटेशन है, जो फार्मर है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और जो कंज्यूमर है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसकी वजह मैं क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको तफसीलन एक और अहम बात बताएंगे कि आरती आखिरकार इस सप्लाई में बार बार आपको दिखा रहा हूं एंटर कैसे हुआ, और इस आरती की वजह से और मसाइल क्या पैदा हुए, और बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर क्रेडिट का ना होना, फॉर्मल क्रेडिट का ना होना क्या वजह बना आरती की पेनिट्रेशन की। ये सारे अहम सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं कि हम जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं हमारी मईशत में, जब तक उनको दुरुस्त नहीं करते, सप्लाई चेन में जो मसाइल हैं, मिसमैनेजमेंट है, तो क्या ये मुख्तलिफ जो महंगाई के हम हरबे का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें तौजीह पेश की जाती है कि जी डॉलर बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है, डॉलर बढ़ गया कि हम इस पर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि टमाटर और केले भी हम इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं क्या, यानी खासतौर पर जैसे केले की मिसाल दी कि ठट्टा से हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या वजह है, क्या इसमें आरती का किरदार क्या होता है और क्यों होता है, इस सवाल को उठाते हैं। हारून शरीफ साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह सरमाया के, इसके अलावा बहुत अहम रेगुलेटरी बॉडीज में रहे हैं, तो हारून साहब का बहुत तजुर्बा है रेगुलेटरी फंक्शन का। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, मैं अभी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के नंबर्स देख रहा था, स्टेट बैंक ने नंबर्स ये जारी किए कि 1.8 ट्रिलियन का टारगेट था, एंड अराउंड 97% दे अचीव दिस टारगेट्स, और फार्मर्स ये कह रहे हैं कि अभी भी जो हमें क्रेडिट एक्सेस है वो इतना अच्छा नहीं, और इसी वजह से हमें इनफॉर्मल यानी आर्थियों के पास जाना पड़ता है, और फिर वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, और न सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बल्कि कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये मेन जिम्मेदार बैंक्स हुए, स्टेट बैंक हुआ, या ये आरती हुए, या हम हुए, या हम पूरा मुल्क हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? जी सफान, आपने आज ये बड़ा ही एक अहम टॉपिक उठाया है। देखिए, ये जो पूरी चेन है, इसमें जो मिडिल मैन है जिनको आप आड़ती कह रहे हैं, ये ना सिर्फ आड़ती होते हैं जो मंडियों में कंट्रोल करते हैं, बल्कि कमीशन एजेंट्स भी इनके साथ होते हैं, जो कि फार्मर और आड़ती के दरमियान एक रोल प्ले करते हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, क्रेडिट का सवाल, तो इन एनी केस फार्मर जो है छोटा, या छोटा बिजनेसमैन जो है, उसकी बैंकिंग की आउटरीच तो इन एनी केस है ही नहीं।
ना छोटी जगहों पे बैंक्स की ब्रांचेस क्रेडिट देती हैं। हमने प्राइवेटाइज करके एफिशिएंसी तो लिया है फाइनेंशियल सेंटर में, लेकिन एक तो ब्रांचेस का नेटवर्क श्रिंक हो गया, और जो हुकूमत का बैंक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट्स के अंदर है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के अंदर है, तो क्रेडिट जो है उनको नहीं पहुंचता। उसका नतीजा क्या निकलता है? सप्लायर उनको क्रेडिट देता है, आड़ती उनको क्रेडिट देता है, और उसकी शरह सूद जो है वो हमारी शरह सूद से 3-4 गुना ज्यादा होती अच्छा, है। ये हारू साहब, अगर मैं कह रहा हूँ कि हम 22% पर हैं, तो इसका मतलब 3-4 गुना ज्यादा से वो 80% पे सूद देता है, तो जो 70 से 80% पे जो मैं स्टडीज देख रहा हूँ Exactly. वहां पे आता है। माइक्रो फाइनेंस के इदारे एक और सोर्स ऑफ क्रेडिट है। माइक्रो फाइनेंस की भी क्योंकि इंटरमीडिएशन कॉस्ट ज्यादा है, एट द एंड ऑफ द डे वो 40% के से ज्यादा पर उनको फार्मर को सूद मिलता है। सब एक सवाल, सॉरी मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको कट करते हुए। आपने कहा कि ये ब्रांचेस की एक्सेस नहीं है वहां तक, रूरल एरियाज तक, खासतौर पे छोटी जगहों पर, तो ये 1.8 ट्रिलियन की जो डिसबर्समेंट स्टेट बैंक दिखा रहा है, क्या वो कह रहा है कि 97% टारगेट्स अचीव हो गए, तो फिर ये किन एरियाज की है? क्या इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल तबका है जो मुस्तफीद हो जाता है इन कर्जों से? कौन है ये लोग फिर? जी, ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो एग्रीकल्चर के फार्मर्स हैं, और जो इसके अंदर मोस्टली लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हायर लेवल पे कर रहे हैं, नॉट एट द ग्रोअर लेवल। उनकी एक्सेस जैसे हमारी बाकी सनत में बाकी जगह 20, 25, 30 बड़े प्लेयर्स की एक्सेस हुकूमत के क्रेडिट को ज्यादा है, यहां भी वही हाल है। क्योंकि ये एक आउटरीच का तो बाकायदा अगर आप स्टडी करें कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी कम हुई पिछले 20 बरस में, तो यू विल बी एस्टॉनिश्ड। और कहां कम हुई? वो सारी वहां कम हुई जहां जहां अर्बन एरियाज नहीं थे, रूरल एरियाज। अच्छा, और इसमें जो इस दौरान तो हारून साहब किसान कार्ड आया साबका हुकूमत में, पीटीआई की जो थी, और फिर एक किसान पैकेज आया साबका हुकूमत में शहबाज शरीफ। तो ये जो पैकेज कार्ड ये भी हम खेल रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा, खेल रहे होते हैं, इसका भी कोई सब्सटेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ा एग्रीकल्चर क्रेडिट पे? देखिए जी, वो एक साल पड़ता है या एक सीजन पे पड़ता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट होता है ये बेसिकली तो टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडाइज किया जाता है। देखिए ना, ये कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं है कि आपको अच्छी कीमत पर टाइमली क्रेडिट अवेलेबल हो। एक और चीज में आपको, अगर आपने कभी विजिट किया हो किसी शुगर मिल का, तो उसके बाहर हजारों ट्रैक्टर्स की लाइन लगी होती है। वो होता ये है कि जो फार्मर है वो गन्ना उगाता है, वो लेके आता है, शुगर मिल के बाहर पार्क हो जाता है। हर रात का डैमरेज उसको पड़ रहा होता है। शुगर मिल वाले बहुत से तो है जिनमें कैपेसिटी भी नहीं है, बहुत से जान के गन्ना उससे नहीं ले रहे होते, और उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ रही होती है, रहने का, किराए का, ट्रैक्टर को पार्क करने का। सो इवेंचुअली लूजर जो है वो छोटा फार्मर है, और इनको डील करने के लिए इसीलिए बहुत सी हुकूमतों ने और पाकिस्तान ने प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज्म लगाए कि जी हमने वीट की प्राइस अब जैसे हुकूमत मुतय्यन करती है, शुगर की, गन्ने की सेल प्राइस हुकूमत मुतय्यन करती है, लेकिन इसमें मार्केट फेलियर कहां पे है? अब आपके सवाल को नैरो डाउन करते हैं। अच्छा, इससे पहले साहब अगर इसको नैरो डाउन करें, इससे पहले अगर हम ये कहें कि आरती जिम्मेदार है, क्योंकि पीआईडी की एक रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे और दिखा भी रहे थे नाज़रीन को, उसमें सप्लाई चेन है पूरी। उस सप्लाई चेन में आरती भी 2 तरह के हैं, एक कच्चा आरती है, एक पक्का आरती है। अच्छा, उस सप्लाई चेन के अलावा अगर हम ये कहें कि आरती से ज्यादा फिर अगर कोई इसका जिम्मेदार है, तो वो दैट इज द रेगुलेटर, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर बैंक्स ब्रांच कम कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड आस्क कि कम क्यों कर रहे हैं, और डिसबर्समेंट अगर कम हो रही है किसी एरिया में स्पेसिफिक, तो दे शुड डू द रेगुलेटरी फंक्शन। नहीं आपको लगता? देखिए, सेंट्रल बैंक के जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं, जहां वो टारगेट्स रखते हैं, वो नंबर्स पर बेस्ड है कि आपने कितना लोन दिया है। वो इस पर बेस्ड नहीं है कि आपने कितने लोगों को लोन दिया है। लेकिन ना, उन्होंने तो कहा कि हमने ओवरऑल क्रेडिट की X% एसएमईज को जानी है, X एग्रीकल्चर को जानी है, X जो है खवातीन को जानी है, या आपकी सोलर पैनल्स के लिए जानी है। वो ये नहीं देख रहे, अगर लेट से 2 आदमी मिलके आपसे सारा कर्ज ले ले तो उनका टारगेट पूरा हो जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली कि उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ये सेंट्रल बैंक को देखने की बिल्कुल जरूरत है। और यहां जो है मार्केट फेलियर की बात कर रहा था, मार्केट फेलियर के 3-4 चीजें हैं, क्रेडिट उसमें सिर्फ एक है। अच्छा। अब आप ये देखिए, ये जो मंडियां हैं जहां आड़ती खरीदते हैं बल्क में माल,
उस मंडियों के लिए एक मार्केट कमेटी होती है जिसमें एक हुकूमत का नुमाइंदा होता है और मार्केट के नुमाइंदे होते हैं। उनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप कवानीन पढ़े तो 50-50 साल पहले के कानून है, कोई इंफॉर्मेशन बेस नहीं होती, ये एक आपस में कोलूजन हो जाती है और वहां पर कीमतें तय, लाइव स्टॉक की भी और जो हमारा फूड का इनफ्लो आता है, इनटेक आता है। इसके बाद आप देखिए जो प्राइस कमिटीज हैं ये रिटेलर को मॉनिटर करने के लिए सूबे की और डिस्ट्रिक्ट की लेवल के ऊपर, जब आप मंडी से माल रिटेलर के पास आ जाता है। लेकिन सवाल साहब मैं एक बड़ा सवाल रेज करना चाहता हूं। बड़ा सवाल ये है कि ये सारी कोऑर्डिनेशन और ये जो फेलियर हो रहा है, जहां पर एक्चुअल मार्केट के अंदर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी पॉलिटिकल वीकनेसेस, इदारे और उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है। जब हमारी पॉलिटिकल एलीट सारी जो है वो पावर की व्हीलिंग डीलिंग की गेम में लगी रह जाएगी तो वो रेगुलेटरी इदारों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगी और वो इदारे जो हैं वो इवेंचुअली अपनी कोलूजन और क्रोनी पार्टनरशिप्स बनाना शुरू कर देंगे। आप स्मगलिंग को देखिए सबसे ज्यादा। इसमें हारून साहब ये जो कमेटी का आपने तस्करा किया, सर ये भी मुझे बताएं, क्योंकि कमेटी जो है वो हमने ये भी अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो जो ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आपकी रूरल इकोनॉमी में है और जो उसकी कंजम्पशन या जो उसकी बाइंग है वो अर्बन इकोनॉमी में है। जो ये कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं, मिसाल के तौर पे कराची में एग्जिस्ट करती है कमेटी, ईस्ट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की और गुलशन इकबाल को कवर कर रही है या उसकी किसी यूसी को या किसी एरिया को कवर कर रही है, तो जो एक्चुअल प्रोड्यूस है वो तो ठट्टा में हो रही है केले की मिसाल के तौर पे या टमाटर की हो रही है घारों में, तो वो जो एक्चुअल आरती काम कर रहा है, जो बेसिकली मिडिलमैन जहां इन्वॉल्व हो रहा है वो तो वहां हो रहा है इन्वॉल्व। यहां तो वो चीज आ चुकी है रिटेल के ऊपर, अब वो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ गई है, आकर उसको रिटेल के ऊपर आ चुका है और वो क्या कर सकता है कमेटी वाला, जाके ज्यादा ठेले को चेक कर सकता है। वो ठेले वाले को हुई अगर 50 रुपए में चीज मिली है तो वो 52 में दे देगा, 55 में दे देगा। वो उसको कितना कम करवा सकते हैं जब इन एक्चुअल पीछे ही काम हो चुका है, कच्चा आरती, पक्का आरती और फिर ये सारा काम पीछे ही हो चुका होता है। तो हारून साहब जी, ज्यादातर काम आरती की मंडी तक हो चुका होता है, लेकिन इसके बाद हमारे जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, फार्म टू मार्केट के, जो मंडी से मार्केट में आता है, वहां भी माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए ना कि वो जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, डिलीवरी की कॉस्ट है, इसके बाद मुझे तो यहां तक बताया गया कि हर रोज जो है रिटेल के अंदर एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि भाई आज फलानी चीज की इतनी कीमत रखनी है। सो इट्स बेसिकली ए वेरी कंट्रोल्ड, माफिया कंट्रोल्ड ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर एक जो मिसिंग चीज है, जो मैंने बहुत से ममालिक में देखा है, वो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हमारे सिविल सोसाइटी के रोल एक बड़ा क्रिटिकल होता है। हमारे इदारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट है, ना उनकी वॉइस है, ना उनकी रिसर्च है। देखिए ना, जो अगर एट द एंड ऑफ द डे सफर तो कंज्यूमर कर रहा है, तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के इदारे जो इंफॉर्मेशन रखें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लाएं, जो रिसर्च करें, जो नॉलेज करें, आई थिंक हुकूमत को इसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। वरना ये गवर्नमेंट के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि विद ब्यूरोक्रेसी ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी एक प्रेशर डाला गया है कि आपने टैक्स चोर को पकड़ना है, प्राइस होल्डर्स को पकड़ना है। आप देखिए ये जो हमारे गोडाउन होते हैं, इवन गोडाउन रजिस्ट्रेशन का एक रेगुलेशन है। ये जो कच्चा और पक्का कह रहे हैं, वो गोडाउन आधे से ज्यादा तो रजिस्टर ही नहीं कराते कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। So we need to basically strengthen this regulation. अच्छा, इसके बाद अकाउंटेबल करेगी। अच्छा, इसमें अच्छा हारून साहब इसमें ये बताएं, क्योंकि हम ये तो आपने ठीक कहा कि इसको रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना है, बट फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्म हम ये जो आरती हैं, ये सारे जो कच्चा पक्का जो भी हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो कैन वी रिप्लेस देम विद द फॉर्मल सेक्टर जो ज्यादा बेहतर इंटीग्रेशन करे इस सप्लाई चेन में और जो फार्मर और जो कंज्यूमर के बीच में गैप है उसको कम करे, और लॉजिस्टिक्स हो उसके पास, ज्यादा ट्रांसपेरेंटली अपने ऑपरेशंस करे। तो व्हाई नॉट फॉर्मल सेक्टर, क्यों नहीं हम इसके लिए बाकायदा कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं जो एक अच्छे ट्रांसपेरेंट लेवल पे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हो, जिनको हम मॉनिटर भी कर सके, जिनकी परफॉर्मेंस को। क्या ये मुमकिन नहीं है हारून साहब?
देखिए सफान साहब, दुनिया में मार्केट मैनेजमेंट एक साइंस है कि मार्केट को आपने, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर सारी प्राइसेस चल रही होती हैं, उसके मुताबिक सौदे होते हैं। ये वो जमाना तो नहीं है जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको याद हो एक जमाने में वर्बल डीलिंग्स हुआ करती थी। अब तो सब कुछ ऑटोमेशन आ गई है, लेकिन उसके लिए हमें इसको ऑक्शन करना पड़ेगा कि 3 साल के लिए हु इज द बेस्ट पॉसिबल बिडर टू रन अ मार्केट प्लेस। वो जो मैनेजमेंट है, बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए कि वही लोग जो मिले हुए हैं वही चला रहे हों, हमारे पास तो एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, वो अपनी 15% फीस ले, उस पर कमाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट का फंक्शन शुरू हो जाए। और ये मुझे याद पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना सिर्फ ऑटोमेशन की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर ये जो आपके मार्केट्स थी, उनको मंडी या मंडी मवेशियों की कहते हैं, उसको उन्होंने प्रोफेशनल्स को देने की कोशिश की, लेकिन फिर पॉलिटिकली उसको कोशिश को दबा दिया गया क्योंकि बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर मिले होते हैं। लेकिन ये तो बात मंडी तक भी नहीं जा पाती ना, ये तो जो फार्मर है उसकी जमीन से ही फसल, बल्कि फसल उगने से भी बहुत पहले बिक चुकी होती है कि, और उसमें फिर उनकी एक तरह से इंश्योरेंस भी कवर होती है। बहुत से फार्मर्स, जैसे आज मैं बात कर रहा था खासतौर पे घारों की साइड, कि अगर बारिश हो जाए और जमीन मुतासर हो जाए, क्रॉप को नुकसान हो जाए, तो उनकी इस तरह की वर्बल डीलिंग्स या उनकी इस तरह की एग्रीमेंट्स होते हैं कि उसका उस सूरत में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, तो दे हैव ऑलरेडी सोल्ड इट प्रोडक्शन से पहले ही, और वो जमीन से ही बिक चुकी होती है, तो वो मंडी तक आने तक का तो मेरे ख्याल से सूरत-ए-हाल बन ही नहीं पाती यार साहब। देखिए, जो इनफॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं, इनफॉर्मल, कि आप एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मली वर्बली एक चीज चला रहे हैं, क्योंकि वो गरीब के ऊपर इस कदर प्रेशर है अपनी इनसिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, तो वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बगैर डायनामिक्स समझे हुए साइन कर लेते हैं। अब अगर उस वक्त आप देखिए कि फसल की असल कीमत जो है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से दुगनी है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कमिट किए बैठे होते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमारे पास ना फार्मर्स की इंश्योरेंस की बेसिकली फॉर्मल हमारे पास कंपनीज वहां तक आउटरीच है, ना क्रेडिट की आउटरीच है, और ना ही इंफॉर्मेशन की आउटरीच है। मैंने थाईलैंड में देखा है कि रोजाना मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं, रिटेल और मार्केट के डिफरेंसेस, वो फार्मर को सेल फोन पे जाते हैं ताकि वो वहीं पर बिड लेते हैं कि ये जो हमें बिड दी जा रही है ये तो सही नहीं है। लेकिन ये जो इस्लाहात में मेरे ये प्रोविंशियल लेवल की है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ना सिर्फ सलाहियत है और हुकूमत को बहुत सी चीजों से निकल जाना चाहिए। नहीं, और इसमें आवाम, इसमें हारूसा आवाम को क्या करना चाहिए, क्योंकि आवाम जब जाती है मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी चीज लेने जो कि लोकली प्रोड्यूस है, मिसाल के तौर पे कोई दाल है जो कि लोकली प्रोड्यूस है या बहुत वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, और उसको ये कहा जाता है कि कीमत इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि डॉलर बढ़ गया, 300 से ऊपर चला गया है, तो एक बात समझ में आती है कि चले पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, लेकिन अगर एक चीज 10 रुपए से 50 रुपए की हो गई तो, और ये कहा जाए कि डॉलर की वजह से बढ़ गई, वो चीज भी लोकली प्रोड्यूस है, तो अवाम को इल्म में भी तो ये हो उसके शऊर में कि भाई ये चीज यहीं उग रही है और यहां से 100 मील या 150 मील दूर ही उग रही है, तो डॉलर किस तरह इसमें हमको इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना दूसरे शहर से। जी सफान साहब, देखिए इकोनॉमिक ये जो मार्केट के फिनोमिनाज है ना प्राइस डिस्कवरी के, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती टाइमली और कंज्यूमर बेचारे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हुकूमत जो है इंडिपेंडेंट इदारों को इंसेंटिवाइज करे कि आप मार्केट की इंफॉर्मेशन के पोर्टल्स बना दें, जगह बना दें, और देन उनको वॉइस देने के लिए कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इदारे हों जो इनको टाइमली ऑनलाइन वॉइस दे सके। आप देखिए लोग जो हैं उसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर देंगे। अभी तो इंफॉर्मेशन की ना होने की वजह से ये प्लेयर्स जो हैं लोगों को बेसिकली अनरियलिस्टिक प्राइसेस के ऊपर चीजें बेच रहे हैं। लेकिन ये सारा जो मॉडर्न मार्केट का मैकेनिज्म है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये तब ही हो पाएगा जब थोड़ी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी हो, लोगों के साथ इन एरियाज को तरजीह बनाया जाए। अभी तो तरजीहात आप देख रहे हैं वो तो बेसिकली इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, अलायंसेस बनानी है। असल में तो जो डिस्कनेक्ट है हमारी रूलिंग एलीट का आम कंज्यूमर के साथ, उसकी वजह से मेन चीज जो है। लेकिन सर ये भी बताएं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे रेगुलेटरी आपने बात की, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SECP है, खासतौर पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है,
जब वो बैठ के ये बताते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ चुकी है या फिर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है एंड नाउ वी हैव टू कर्ब दिस थ्रू द डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट बढ़ा देते हैं 22% और हम ये समझते हैं कि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, जबकि इन्फ्लेशन तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज की वजह से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और यहां बता रहे हैं लोगों को। तो सर ये क्या उनको समझ में नहीं आती जो इतने एक्सपर्ट्स हैं कि ये बुकिश थ्योरीज और इकोनॉमिक थ्योरीज दे आर समवॉट राइट कि वो दुरुस्त हैं सारी चीजें, लेकिन ये जो आर्थिक माफिया ये सब चीजें ये तो नहीं एग्जिस्ट करती बुक्स में। देखिए, स्टेट बैंक की रिसर्च वालों ने इसके ऊपर कुछ पोजीशन पेपर्स किए। अच्छा, मैं अभी जब देख रहा था उन्होंने इस पे लिखा भी है कि डिस्टॉर्शन कहां पे है, गड़बड़ कहां हो रही है, लेकिन सेंट्रल बैंक की जो कोऑर्डिनेशन है सूबों के साथ वो ना होने के बराबर है। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है उसके लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर कराची बैठ के फैसला करते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत लिमिटेड, उनको अपने जो इदारे के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के अंदर इनको हिस्सेदार बना के उनसे बात करने की जरूरत है। सेंट्रल बैंक तो एक इदारा है, कंपटीशन कमीशन को इसके अंदर स्टेप इन करने की जरूरत है कि कहां पर कंपटीशन नहीं हो रहा फेयर, ताकि वो उसके ऊपर काम करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, और लेकिन जैसे आपने बहुत बड़ा, मैंने शुरू में बात की, क्रेडिट का फ्लॉ तो सेंट्रल बैंक का टोटल कसूर है। देखिए ना, अगर आप क्रेडिट के सिर्फ नंबर्स पे जा रहे हैं और आउटरीच पे नहीं जा रहे हैं तो वो तो एक डिस्टॉर्शन है आपकी पॉलिसी की। तो मैं ये अर्ज ये कर रहा हूं कि इन सारी चीजों को सिफान तब बात होगी जब इसको तरजीह बनाया जाए। लेकिन अभी आप हारून साहब आप समझते हैं क्योंकि एक काफी तरजीह है SIFC और रियासत एस्टैब्लिशमेंट कॉर्पोरेट फार्मिंग की जिक्र हो रहा है, हम कतर की खासतौर पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फिर एग्रीकल्चर यील्ड की बात हो रही है, वाटर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, इस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो लग रहा है कि एग्रीकल्चर की तरफ फोकस है जो रियासत का और जो करता धरता जो फैसला उनका भी। तो isn't it this the right time कि वो जिसे कहते हैं कि the iron is hot, क्या ये आरती माफिया, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर काम हो ही रहा है और कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो फिर ये जो मिडलमैन स्ट्रक्चर जो सालों से एग्जिस्ट कर रहा है इसको भी तोड़े, जैसे हम डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं या दीगर लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। जी, इन स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल तोड़े, मॉडर्नाइज करें, लेकिन इसके बाद देखें ना, ये जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ये वन टाइम तो चीज को ठीक करेगा, लेकिन जो हमने सूबों की रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर सलाहियत पैदा करनी है और ट्रांसपेरेंसी के लिए उनको अकाउंटेबल करना है थ्रू सिविल सोसाइटी, वो मैकेनिज्म सिफान साथ साथ डेवलप करने पड़ते हैं। देखिए ना, ह्यूमन राइट्स है, उसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है, देयर इज अ कंज्यूमर राइट्स कमीशन, लेकिन ना होने के मुताबिक है। तो हमें तो इस वक्त जरूरत इस अमल की है कि प्राइस डिस्कवरी के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर एनजीओज को प्रमोट करें, रिसर्च के जो हमारे इदारे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, वो इसके लिए आगे आए ताकि लोगों को पता चले। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स हों, आप सेल फोन के ऊपर रोज की प्राइस चेक कर सकें ताकि आप अपने रिटेलर को और आड़ती को चैलेंज कर सकें। लेकिन ये सारी चीजें अभी तवज्जो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो क्रैकडाउन की तरफ है। ये जो सिस्टेमिक फ्लॉज हैं इसके लिए इदारे खड़े करने पड़ेंगे और उनको इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे और उनकी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि बहुत सालों से टोटल मार्केट मैकेनिज्म डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। सही, और इनको जाते के साथ साथ टैक्स में लाने के लिए, टैक्स रैकेट में निजाम में लाने के लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, और किस तरह हो सकती है? क्योंकि ये तो जो आरती हैं, ये जिस तरह कच्चा आरती और पक्का आरती, कच्चा तो बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड है, कितने हैं हमें नहीं पता, कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं हमें नहीं पता, तो क्या एफबीआर कुछ कोशिश कर भी सकता है, क्या सोच सकता है इस तरफ? जी, पहले तो रजिस्टर हो, लेकिन ये जो आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ रजिस्टर हो, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना। एग्जैक्टली, देखिए ना, ट्रांजैक्शन की तो रसीद ही नहीं होती, तो उसको ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आसान तरीका बनाएं जिसको लोगों की कॉस्ट ना बढ़े, और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तभी होगी जब प्रोफेशनल्स जो हैं इन मार्केट्स को और खरीदो फरोख्त को ओवरसी कर रहे होंगे। अगर आपने वहीं पर रखा कि मिल ओनर और आड़ती और कमीशन एजेंट तीनों मिले हुए हैं, मिल ओनर का ये फायदा है कि उसको सस्ता प्रोड्यूस मिल जाए,
आड़ती का ये फायदा है, उसका बढ़ जाएगा मार्जिन और कंट्रोल रहेगा। कमीशन एजेंट पैसे बनाएगा, जैसे फार्मर का आपने पहले ही कहा कि उसको एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डे 1 पे आपने टाई कर लिया हुआ है। सो ये सारी चीजों को तोड़ने के लिए हमें स्टडीज करने की जरूरत है और हमें किसी इदारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है इस रिफॉर्म को लीड करने। SIFC बेचारी अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम जो है हमें आदत पड़ गई है कि कोई आए और बेल आउट सब कुछ कर दे। अब SIFC को भी चाहिए कि कुछ इसको डेलीगेट करे और कुछ और प्रोविंशियल लेवल पे इदारों को टारगेट्स दे कि आप इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। नाज़रीन, इसी पर जो माफिया है इसने किस तरह मईशत को यरगमाल बनाया हुआ पाकिस्तान की, खासतौर पर महंगाई का जो जिन बेकाबू होता है अशिया खुर्दोनोश, फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर जो खाने पीने की अशिया कीमतें बढ़ती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ग्रेन्स की, इसके पीछे इनका हाथ किस तरह होता है। हम एग्रीकल्चरिस्ट से जो किसान फार्मर्स हैं उनसे भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज कुछ अहम सवालात हैं। हम जो महंगाई देखते हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती हैं, हम ग्रेन्स की कीमतें देखते हैं बढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कीमत बढ़ती है, स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन जो हो रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और कितने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, सप्लाई चेन में फ्लॉज हैं, और अगर आर्थिक एक प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉइट कर रहा है फार्मर्स को, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, उसका जो रिफॉर्म है वो क्या हो सकता है, उसका हल क्या हो सकता है। और खास तौर पे एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात हुई है, जो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता चलूं, जो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट हुआ एनुअल, उसके मुताबिक 25% इजाफा हुआ एग्रीकल्चर क्रेडिट में पिछले साल के मुकाबले में। अगर ये तकरीबन 1419 अरब था इन द लास्ट फिस्कल ईयर, ये बढ़कर इस साल तकरीबन 1.78 ट्रिलियन हुआ, और स्टेट बैंक के मुताबिक दैट इज अराउंड 97.2% ऑफ इट्स एनुअल टारगेट, जो उन्होंने अगस्त 2022 में डिफाइन किया था अपनी प्रेस रिलीज में। तो ये 97% टारगेट अचीव हुए हैं, कर्जे दिए गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक तकरीबन 1.78 खरब रुपए के कर्जे दिए गए फार्मर्स को। तो क्या ये एक्चुअली फार्मर्स इस क्रेडिट डिस्बर्समेंट से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? आमिर हयात भंडारा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर रिपब्लिक के को फाउंडर है, एक फार्मर है, हमें ज्वाइन करें। आमिर साहब, क्या ये क्रेडिट एक्सेस है फार्मर्स को? क्यों इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाते हैं फार्मर्स अगर स्टेट बैंक 1800 रुपए कर्जे दे रहा है तो? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अहम मौजू जो बहुत पहले शायद डिस्कस हो जाना चाहिए था, आपने आज डिस्कस किया है। देखिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। हम अभी तक, आप अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो उसमें ये देखना है कि आपके जो सेगमेंट्स हैं, स्मॉल फार्मर्स आपके ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली लार्ज फार्मर्स के, फिर उनकी जो एक्सेस है बैंक्स तक वो कितनी है, क्या उनके पास मॉर्गेज है कि वो बैंक के अंदर जाके वो प्लज करवा के तो लोन ले सके। तो नॉर्मली हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसमें जो छोटा फार्मर है और कुछ हालात के अंदर दरमियाने दर्जे का फार्मर भी मंडी के अंदर बैठे हुए जो आड़ती है, या जिसको आप मिडिल मैन भी समटाइम्स बोलते हैं, उसके पास चला जाता है। अब मिडिल मैन सिर्फ उसको क्रॉप के लिए कर्जे नहीं दे रहा होता, वो उसकी ऑन एंड ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर उसको कभी खुदा ना खास्ता किसी मुसीबत के अंदर रात के 12 बजे पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो उसकी ATM मशीन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। उसका रोल आपकी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज अ गारंटर बेसिकली। जब आप अपनी प्रोड्यूस फार्मर लेके जाता है मंडी के अंदर ऑक्शन के लिए, पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके मुताबिक, तो उनकी ऑक्शन डिफरेंट बायर्स करते हैं। अब बायर्स और फार्मर डायरेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। आड़ती या जो मिडिल मैन मंडी के अंदर बैठा हुआ है वो उन दोनों के अंदर लिंक है, जो कि एक पार्टी से जिन्स लेकर दूसरी पार्टी को देता है, और जो बायर है उससे पेमेंट लेके वो फार्मर को रिटर्न करता है। आड़ती का जिस तरह मैंने बताया रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उसका रोल एक्सप्लॉइटिंग कितना है ये सवाल देखने की जरूरत है
कि वो अपने रोल से बढ़कर काम कर रहा है या कम काम कर रहा है। और डेफिनेटली आमिर साहब, एक्सप्लॉयटेशन से पहले ये बताएं कि ये जो रोल है, ये क्योंकि ये सब कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है फार्मर का उसके साथ, दैट इज ऑल्सो वेरी इनफॉर्मल। तो हम डॉक्यूमेंटेशन तो अर्बन इकोनॉमी भी अभी तक नहीं इतनी सराहत कर चुकी है, लेकिन क्या इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड रिप्लेसमेंट हो सकती है इस निजाम की? देखिए, मैं उसी तरफ ही आना चाह रहा था कि क्योंकि उसका रोल एक्सप्लॉयटेड है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। अब रेगुलेट किस तरह करना है, ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो किसानों के लिए भी, उन तंजीमों के लिए भी, उन इदारों के लिए भी, सरकार के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि इसके अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और कंज्यूमर और फार्मर दोनों को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो मंडी का निजाम है, अगर कोई फार्मर अपनी प्रोड्यूस लेकर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल के ऊपर नहीं तुलती। उसके लिए एक फर्शी कंडा होता है, शायद आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता हो या आपको पता हो। मंडी के अंदर पहले जाके वो प्रोड्यूस उल्टी जाती है ट्रॉली से, उसके बाद उसको दोबारा वे किया जाता है बैग्स के अंदर डालकर, और बैग्स के अंदर भी इस तरह से डाला जाता है कि बैग का वजन अगर 100 ग्राम्स है तो वो 500 ग्राम्स तक उसका वजन और 1 केजी तक लिया जाता है। आपकी पटसन का जो बैग है उसका 1100 समथिंग ग्राम, 1.25 किलो के करीब वजन होता है, लेकिन वो 2 से 2.5 किलो के ऊपर रखा जाता है, जिसका फायदा ना फार्मर को हो रहा है ना कंज्यूमर को हो रहा है। वो जो एक्सेस चीज है वो किसी और तरफ जा रही है। अब आपने पूछा कि उसको किया किस तरह जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप किसी भी मंडी के अंदर, ज़राई मंडी के बाहर एक इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल लगा देते हैं जो 10 टन या 12 टन या 20 टन की इकट्ठी जो है वो वेइंग कर लेता है, और वो फिर कंप्यूटराइज्ड अटैच हो जाता है आपकी किसी डिपार्टमेंट के साथ या सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी के साथ, तो वो जो डेटा है वो आ जाएगा कि आमिर ने एक क्रॉप इतने 500 मन बेची और किस आड़ती के साथ बेची। तो यू हैव द डेटा ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शनल डेटा को हासिल कर लेते हैं और उसको आप डिजिटाइज कर देते हैं, मेरे ख्याल में, और मैं ये समझता हूँ इसको अब डिजिटाइज हो जाना चाहिए। हमारी जो मंडी के अंदर ऑक्शंस होती हैं या जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैं सिर्फ मनी की ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जिन्स की जो ट्रांजैक्शन है उनकी भी बात कर रहा हूँ। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल आपके भी हल हो जाएंगे, कंज्यूमर्स के भी हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट के भी हल हो जाएंगे। सही, लेकिन आप जो आप कह रहे हैं कि लेकिन जो इनफॉर्मल क्रेडिट वो फराहम कर रहा है उसके ऊपर भी जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा है वो 4 गुना ज्यादा है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब 70-80% पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो ये भी शायद सम केसेस में इससे भी ज्यादा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप देखें कि अभी जो बैंक्स की एग्रीकल्चर के लोन्स हैं वो कोई मुझे अंदाजा है मेरा कि 27-28% होंगे, और अगर फॉर्मल क्रेडिट इतना हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ रहा है फार्मर्स के लिए, तो जस्ट इमेजिन कि जो बंदा इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर बैठा हुआ है वो कितना चार्ज कर रहा होगा। और वो सिर्फ एक क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, वो जो फार्मर की इनपुट्स हैं उसके अंदर भी खेल रहा है, वो फार्मर्स की जो मतलब आपकी जो पूरी वैल्यू चेन है उसके अंदर वो पूरा प्रॉपर इन्वॉल्व है। आपका भी यूरिया का क्राइसिस आया हुआ है, आप देखें कि फर्टिलाइजर जो है अभी हमें बताया जा रहा है कि कहीं बाहर भी नहीं जा रही है, पाकिस्तान के अंदर भी अबंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्राइसेस ज्यादा हुई हैं और अभी डिमांड भी नहीं है एग्रीकल्चर की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर मकई लगी हुई है और मकई की बहुत कम जरूरत है, ज्यादातर राइस था, राइस की खाद पूरी हो चुकी है, बट स्टिल उसकी प्राइसेस हाई हैं। वो क्यों आई हैं? क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक जो चंद एक डीलर्स हजरात हैं या चंद एक लोग हैं उनके हाथों के अंदर इन्वॉल्व है, फार्मर्स की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो जब आप एक्सेस नहीं देंगे इनपुट्स के अंदर, लोन के अंदर, और आसान नहीं दोगे, अनफॉर्चुनेटली हम टू सम इट अप ये हो रहा है कि ना फार्मर फायदे में है और ना कंज्यूमर फायदे में है, फायदे में कोई और है और जो फायदे में है वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। और इसका सिर्फ जो आपने बहुत आसान तरीन हल बता दिया मेरे ख्याल से, इसके लिए तो हमें कोई कमेटी बनाने की जरूरत भी नहीं है, कोई बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वेइंग मशीन की आप बात कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ वेइंग मशीन लगानी है। और मैंने ये बात पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के लॉन्च के ऊपर भी की थी कि आपने सिर्फ इन 2 चीजों को इन्वॉल्व करना है, एक वेइंग स्केल लगाना है और एक आपने ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज कर देना। आप देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं जाते हुए कोट कर दूं जी। हमें सब क्योंकि वक्त इख्तिताम में पहुंच रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ डिटेल में प्रोग्राम जब आप हमारे पास जरूर देगा नाज़रीन, देखते रहेगा अब तक बहुत
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।